नमस्कार दोस्तों, दिव्य साहित्य संग्रह में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ने वाले हैं देवनागरी लिपि की विशेषताएं और मानकीकरण। चलिए देखते हैं देवनागरी लिपि का विकास एवं मानकीकरण। ब्राह्मी लिपि, इसका शॉर्ट रूप में हम आपको अध्ययन करा रहे हैं। तो ब्राह्मी लिपि से हुआ गुप्त काल में 2 वर्णों में इसे बांटा गया है। उत्तरी ब्राह्मी लिपि को कितने वर्णों में बांटा गया है? 2 वर्णों में, 2 भागों में बांटा गया है। ब्राह्मी लिपि, दक्षिण ब्राह्मी, उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि को 2 भागों में बांटा गया है मित्रों, उत्तरी ब्राह्मी, दक्षिणी ब्राह्मी। फिर उत्तरी ब्राह्मी देखिए गुप्त लिपि, उसके बाद सिद्ध मातृका लिपि, फिर कुटिल लिपि 6वीं शताब्दी। फिर दक्षिण ब्राह्मी में मलयालम लिपि, ग्रंथ लिपि, तमिल लिपि आया। तो कुटिल लिपि देखते हैं 6वीं शती में आया। उसी को 2 भागों में बांटा गया, एक नागरी लिपि, एक शारदा लिपि। तो जो नागरी लिपि है उसको 2 भागों में बांटा गया है, पूर्वी नागरी में, पश्चिमी नागरी में। तो नागरी देखिए, पूर्वी नागरी में क्या क्या है? कोमी, मैथिली, उड़िया, फिर असमिया, फिर बांग्ला। और पश्चिमी नागरी में गुजराती लिपि है, राजस्थानी लिपि, महाराष्ट्री, फिर देवनागरी लिपि आया है। चलिए पढ़ते हैं हम। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइनें हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेके हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। चलिए एक एक जो लाइन दिया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि की देन है। किनकी देन है? देवनागरी लिपि की देन है। भारत की सभी लिपि ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। हमने ऊपर आपको अभी बताया ना मित्रों कि कौन सी? ब्राह्मी लिपि से। जो भी नागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से देन है, जितनी भी लिपि है ब्राह्मी लिपि की देन है। ब्राह्मी का सर्वप्रथम प्रयोग वैदिक आर्यों ने किया था। किसने किया था? वैदिक आर्यों ने। गुप्त काल में ब्राह्मी लिपि 2 भागों में विभाजित हुआ, उत्तरी ब्राह्मी, दक्षिणी ब्राह्मी। ऊपर हमने रूपरेखा से आपको समझाया मित्रों। ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने बस्ती जिले में प्राप्त पिपराला के स्तूपों में तथा अजमेर जिले के बडली गांव के शिलालेख से मिले हैं। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं-8वीं सदी एक शिलालेख में हुआ है। भारत की सारी लिपियां अक्षरात्मक हैं। भारत की सारी लिपियां क्या है? अक्षरात्मक हैं। रोमन लिपि वर्णात्मक हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है जिसमें उस भाषा को लिखा जाता है। लिखित ध्वनि संकेतों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि किसे कहते हैं मित्रों? लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। देवनागरी लिपि की भाषाएं हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी। अन्य क्या है? अपभ्रंश है, खड़ी बोली है, प्राकृत आदि है। देवनागरी लिपि की समुचित विकास 8वीं शताब्दी में माना जाता है। सुधार एवं संशोधन कब किया गया? प्रथम लिपि सुधार समिति का गठन बम्बई प्रांत में महादेव गोविंद रनाडे द्वारा। तदुपरांत लोकमान्य तिलक ने अपने पत्र केसरी में लिपि सुधार की चर्चा की। 1904 ईस्वी में 190 टाइपों का फॉन्ट बनाया, तिलक फॉन्ट। काका कालेकर ने आ की 12 खड़ी का सुझाव दिया और अन्य स्वरों की संख्या कम कर दी। आ ई उ। ये सुधार एवं संशोधन जो किए गए लिपि में वो सभी को बताया गया मित्रों। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का सुझाव था कि पंचम वर्ण के स्थान पर केवल अनुस्वार का ही प्रयोग किया गया था। श्रीनिवास जी ने सुझाव दिया कि इस लिपि में महाप्राण ध्वनियाँ निकाल दी जाए और इनके स्थान पर अल्प प्राण ध्वनियों के बीच कोई चिन्ह लगाकर काम चलाया जाए। 5 अक्टूबर 1941 ईस्वी को हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने लिपि सुधार समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मात्राओं को उच्चारण क्रम में लगाने एवं छोटी ई की मात्रा को व्यंजन क्रम में लगाने का सुझाव दिया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति गठित की। 1947 को 31 जुलाई 9 बैठकें 25 मई 1949 में रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ। देखिए क्या है? अ की 12 खड़ी भ्रामक है। संयुक्त वर्ण छ, त्र, ज्ञ को वर्णमाला में स्थान दिया जाए। अनुसार और पंचम वर्ण दोनों की जगह क्या है? बिंदी लगाया जाए। सन 1953 ईस्वी में डॉक्टर राधाकृष्ण की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिस लिपि सुधार परिषद कहा गया कि क्या कहा गया? लिपि सुधार परिषद। सुझाव दिया गया था ह्रस्व ई की मात्रा व्यंजन से पूर्व लगाई जाए। देवनागरी लिपि ने अंग्रेजी की आ ध्वनि को अंगीकार कर लिया तथा फारसी की क, ख, ग, ज, फ ध्वनियाँ भी यहाँ काम आती हैं।
डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने कतिपय परिवर्तनों के साथ देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार कर लेने का सुझाव दिया। लिपि की वैज्ञानिकता देखते हैं। वर्ण विभाजन, 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन है, 4 संयुक्त व्यंजन है, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन है, 2 अनुस्वार और अनुशासिक है, कुल मिला के 52 वर्ण। वर्णात्मक लिपि है वह अक्षरात्मक लिपि है, ध्वन्यात्मक नहीं है। समग्रता, प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग लिपि चिन्ह न अड़ा, जबकि अंग्रेजी में दोनों के लिए एन ही है। उच्चारण एवं लेखन में एक रूपता, यहाँ जो लिया जाता है वही बोला जाता है। यहाँ कोई साइलेंट अक्षर नहीं होते, जबकि रोमन लिपि में न्यायिक, साइकोलॉजी, नॉलेज सब में क्या होता है, के, पी, के, डब्ल्यू, डी। देवनागरी लिपि में सुधार हेतु कौन कौन से प्रयत्न किए गए हैं। देवनागरी लिपि की त्रुटियां, न्यूनताएं देवनागरी के मानक रूप की स्थिरता में बाधक थी। इस हेतु देवनागरी लिपि में सुधार संबंधी अनेक प्रयत्न हुए, जिन्हें 3 वर्गों में रखा जा सकता है। व्यक्तिगत प्रयत्न किए गए थे, संस्थागत प्रयत्न किए गए थे और प्रशासनिक प्रयत्न किए गए थे। व्यक्तिगत प्रयत्न में हम देखते हैं नागरी प्रचार आंदोलन के सूत्रधार ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। इनकी प्रसिद्ध समाचार पत्र कौन थी, बंगदूत। 1826 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने हिंदी में लिखना प्रारंभ किया। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने फारसी लिपि के विरुद्ध 1868 ईस्वी में एक मेमोरेंडम देकर फारसी के स्थान पर नागरी लिपि के प्रयोग को बढ़ाया और समर्थन देने की बातें सरकार से की। आगे चलकर स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1874 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन हिंदी भाषा एवं देवनागरी लिपि में करवाया। नागरी लिपि के सूत्रधारों में इन तीनों का सिरमौर स्थान है। कौन सा स्थान है, सिरमौर स्थान है। इनके पश्चात महादेव गोविंद रानड़े, तिलक, वीर सावरकर, काका कालेलकर, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, श्याम सुंदर दास, श्रीनिवास, गोरख प्रसाद, केशव चंद्र सेन, भूदेव मुखर्जी, स्वामी श्रद्धानंद, कृष्णा स्वामी अय्यर, पुरुषोत्तम दास टंडन, सरीखे नागरी हितैषियों की बाढ़ आ गई थी। संस्थागत प्रयत्न, हमने व्यक्तिगत प्रयत्न ऊपर देखा है मित्रों। अभी संस्थागत प्रयत्न राधा कृष्ण दास, मदन मोहन मालवीय तथा सुधाकर द्विवेदी के सत्य प्रयासों से 1893 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। मदन मोहन मालवीय ने लोगों के हस्ताक्षर युक्त प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायालयों को एवं प्राथमिक विद्यालयों में नागरी लिपि के प्रयोग करें अनिवार्य बनाने का आग्रह किया। संस्थागत प्रयत्न देखते हैं। महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में कई योगदान नागरी लिपि के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण एवं अविस्मरणीय है। महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे ने एक लिपि सुधार समिति गठित की तो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने कालेलकर के सुझाव को प्रचारित करने का कार्य किया। तीसरा प्रशासनिक प्रयत्न, हिंदुस्तानी शीघ्र लिपि लेखन यंत्र समिति, आचार्य नरेंद्र देव समिति, उत्तर प्रदेश सरकार समिति इत्यादि ने नागरी लिपि में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आचार्य नरेंद्र देव समिति का गठन 1974 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था। नागरी लिपि के सुधार की दिशा में अब तक के सभी प्रयत्नों में यह एक ठोस प्रयत्न था। इस समिति के द्वारा नागरी लिपि को विकृत, जटिल एवं अवैज्ञानिक रूप प्रदान करने वाली सभी सुझावें दी गई, जैसे अ की 12 खड़ी, सिरोरेखा विहीनता इत्यादि को अमान्य कर सुधार संबंधी अनेक महत्वपूर्ण सुझाव, यथा मात्राएं यथा स्थान लगाई जाए, अनुस्वार के लिए शून्य और अनुशासिक के लिए बिंदी का प्रयोग हो, जैसे हंस, सी इत्यादि दिए गए। उपयुक्त सुझाव को 1953 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित सभा में उपस्थित अन्य प्रांत के मंत्रियों विद्वानों ने थोड़े हेर फेर के साथ मान लिया गया। अब देखते हैं देवनागरी लिपि का मानकीकरण। हिंदी के द्विरूपीय यथा ख, र, व, रा इत्यादि में एक मानक रूप के चयन की आवश्यकता है। हिंदी की लिपि के रूप में नागरी के प्रतिमानीकरण में सिरोरेखा का प्रयोग आवश्यक माना जाना चाहिए। इसमें 2 समान वर्णों का पारस्परिक अंतर प्रकट होता है। नागरी के मानकीकरण में रौ के स्थान पर प्रस्तावित ख को स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें ख के स्थान पर रौ का बोध होता है।
हिंदी लिपि के रूप छ, त्र, ज्ञ को यथा स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। नागरी अक्षरात्मक लिपि है, इसलिए इसमें वर्णों के संयोग की अक्षरात्मक पद्धति को ही मान्यता मिलनी चाहिए, वर्णात्मक पद्धति को नहीं। नागरी लिपि की मानकीकरण के लिए पूर्ण विराम के चिन्ह को ही मान्यता मिलनी चाहिए, अंग्रेजी के विराम चिन्ह को नहीं। अर्ध विराम, अल्प विराम इत्यादि के अंग्रेजी के चिन्हों को स्वीकार कर लेने में कोई दोष नहीं है। नागरी के मानकीकरण में मात्रा विधान को यथावत मान्यता मिलनी चाहिए, क्योंकि मात्राओं का विधान नागरी की सर्वप्रमुख विशेषता है। अपनी इसी विशेषता के कारण नागरी वर्णात्मक लिपियों से अधिक विकसित दशा की वैज्ञानिक लिपि है। मुख्य बिंदु देखते हैं। लिपि एवं देवनागरी लिपि। लिपि को अंग्रेजी में स्क्रिप्ट कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ वर्ण, अक्षर के अंकित चिन्ह, लिखावट, लिखे हुए अक्षर, लिखने की विविध पद्धतियाँ इत्यादि हैं। भाषा ध्वनि को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त प्रतीक चिन्ह लिपि है। भाषा एवं लिपि में अंतर है। भाषा श्रव्य है जबकि लिपि दृश्य एवं पाठ्य है। भाषा सूक्ष्म है जबकि लिपि स्थूल है। भाषा ध्वनि है, संकेतों का प्रतीक है, जबकि लिपि उन ध्वनि प्रतीकों का प्रतीक। लिपि एवं देवनागरी लिपि। भाषा एवं लिपि में समानता। भाषा एवं लिपि दोनों मानक विचारों एवं भाव अभिव्यक्ति के प्रमुख माध्यम हैं। भाषा की ध्वनि व्यवस्था की तरह लिपिगत वर्ण भी रूढ़ एवं परंपरागत होते हैं। भाषा लिपि दोनों में ध्वनि और अर्थ का संबंध नित्य न होकर यादृच्छिक और प्रतीकात्मक होता है। लिपि का उद्भव और विकास। लिपि के उद्भव विकास क्रम में संदर्भ में 6 प्रकार की लिपियां प्राप्त होती है। चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावलिपि, भावध्वनिमूलक लिपि और ध्वनि लिपि। इनमें चित्रलिपि, भावलिपि और ध्वनि लिपि मुख्य लिपियां हैं, शेष गौड़ लिपियां हैं। चित्रलिपि वह प्राचीनतम व प्रारंभिक रूप था जिसमें वस्तुओं को चित्र के द्वारा अंकित किया जाता था। इस लिपि में पहाड़, मनुष्य, वृक्ष, पशु, पक्षी इत्यादि की आकृतियां अंकित कर दी जाती थी। स्वरबोध्यता, स्वरदेशिकता एवं स्वरकालिकता चित्रलिपि का प्रधान गुण था। दोष, समय और श्रम साध्यता, अमूर्त भाव विचारों का प्रकाशन ही चित्रलिपि के प्रमुख दोष थे। भावलिपि वह लिपि थी जो ध्वनियों को व्यक्त न करके भाव, विचारों और वस्तुओं आदि को प्रकट करती थी, जैसे सूर्य के लिए गोलों का निर्माण, रुदन के लिए आँख का चित्र बनाकर और उससे आंसू टपकते बूंदों का प्रदर्शन। भावलिपि की सर्वप्रमुख विशेषता चित्रलिपि की तुलना में संक्षिप्तता थी। दोष है, भावलिपि सूक्ष्म भाव के अंकन में असमर्थ लिपि थी। किस चित्र में क्या भाव प्रकट होंगे, इस दृष्टि से भावलिपि समर्थ नहीं थी। ध्वनि लिपि देखते हैं। लिपि के विकास में ध्वनि लिपि सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इसमें चित्र एवं भाव की भूमिका से ऊपर उठकर प्रत्येक ध्वनि को अंकित करने की क्षमता का विकास पाया जाता है। ध्वनि लिपि के उदाहरण के रूप में देवनागरी, रोमन, अरबी इत्यादि को हम ले सकते हैं। अक्षरात्मक एवं वर्णात्मक लिपि। ध्वनि मूलक लिपि के 2 भेद हैं, अक्षरात्मक एवं वर्णात्मक लिपि। अक्षरों को व्यक्त करने वाले चिन्ह अक्षरात्मक लिपि के आधार हैं, जबकि वर्णों को व्यक्त करने वाले चिन्ह वर्णात्मक लिपि के आधार हैं। अंग्रेजी की रोमन लिपि वर्णात्मक लिपि के उदाहरण है। अक्षरिक लिपि की तुलना में वर्णात्मक लिपि अधिक वैज्ञानिक मानी जाती है। सूत्रलिपि, सूत्रों से गांठ आदि देकर भाव व्यक्त करने की परंपरा सूत्रलिपि है। सूत्रलिपि का उल्लेख हेरोडोटस ने किया है। अक्षरात्मक एवं वर्णात्मक लिपि। ध्वनि मूलक लिपि के 2 भेद हैं, अक्षरात्मक एवं वर्णात्मक लिपि। ये डबल हो गया मित्रों। धन्यवाद मित्रों। हम अभी देवनागरी लिपि की विशेषताएं तथा मानकीकरण का अध्ययन कर चुके हैं।